अब अपन देखने वाले हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट। किसने इन्वेस्टमेंट किया? रेसिडेंट ने। कहाँ किया? ओवरसीज़ में, यानी नदियों पार, सॉरी समुंदर पार। ठीक है, तो जब समुंदर पार को इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ कि भैया बहुत सारे नोटिफिकेशन आए। ये सबसे रेलिवेंट अमेंडमेंट अभी अभी का है। देखो कब आया है ये, 22 अगस्त को आया है 2022 में। देखिए क्या बढ़िया डेट है, 22 अगस्त 2022। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेलिवेंट है, अभी अभी आया है। बहुत बहुत स्वागत है। चलो तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या बताया। तो क्या हुआ, ये जो नोटिफिकेशन आया ना, ये नोटिफिकेशन लाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किसने लाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इस नोटिफिकेशन से क्या हुआ कि जो पावर्स थी, ठीक है, फेमा के अंदर, ठीक, और कुछ पावर जो सुपर सेशन कर ली गई, यानी कुछ चीज़ें ली गई, कुछ चीज़ें हटाई गई, सब हटा के मिला के अपने सामने ले आए दो चीज़ें। और वो दो चीज़ें थी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के रूल्स और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे एक्ट सबमर्ज्ड हो गए। एक्ट नहीं, बहुत सारे रूल जो पहले थे, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, एक्विजिशन, उसमें लिखा हुआ है वही चीज़ें। तो काफ़ी सारे सबमर्ज होके ये एक दो टाइप की चीज़ें बना दी गई। ठीक है, ये इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल मिला के ये सब क्यों बनाया गया? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, क्यों किया गया अपने ये सब? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। तो क्या डिफरेंस है भैया रूल्स में और रेगुलेशंस में? क्योंकि दो चीज़ आई, एक क्या है रूल्स, एक क्या है रेगुलेशन। तो ये डिफरेंस वैसा ही है जैसा होता है सेक्शन और रूल्स में। सब सेक्शन नहीं, रूल्स। ठीक है, सेक्शन और रूल्स में जैसा डिफरेंस होता है वैसे ही रूल्स और रेगुलेशन में होने वाला है। देखो हम एक्ट में चल रहे थे सेक्शन नंबर 5, 6, इस तरह के करेंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, इस तरह की चीज़ें अपन देख रहे थे। लेकिन अब ये खुद में इतनी सारी चीज़ें बता देते तो क्या हुआ कि फिर उसके लिए बने रूल्स। ठीक, रूल्स प्रोसीजर बताते थे। लेकिन अब तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के ही लिए रूल बन गया है, तो उसके जो प्रोसीजर बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ऑफ कोर्स रेगुलेशंस। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंस दिया हुआ है अपन देखते हैं। सबसे पहला रूल्स। रूल्स का क्या मतलब होता है? ये बनाते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? यानी जिसके चारों तरफ कोई चीज़ होने वाली है। जैसे हमारे चश्मे का फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क, यानी जिसके इर्द गिर्द हर चीज़ चलने वाली है, तो ये बनाते हैं फ्रेमवर्क। कौन? ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल। किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई तब से आप बात ही तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करें, तो ये रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क सब उसी के लिए बनाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि प्रोवाइड ऑन। अब रेगुलेशन क्या करते हैं? ये केवल क्या बताते हैं? ऑपरेशनल पार्ट के बारे में। किस बारे में बताते हैं? ये ऑपरेशनल पार्ट के बारे में। ठीक, ओनली अबाउट ऑपरेशनल पार्ट फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक ठीक, नेक्स्ट इट एम्फेसाइजेज ऑन। देखो क्या बताते हैं, अब अपन रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रूल्स क्या बताने वाला है? इट एम्फेसाइजेज ऑन द परमिशन, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन, PCR, परमिशन, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक, फ्रॉम मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिस्ट्रिक्शन किससे हैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। कंडीशन किसके लिए? पूरे पूरे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में। अब ये सब शब्द है ना, अपन इसको डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना देख लेते हैं कि ये मुझे इसमें जो खास बात लगी वो ये है, वेयर द OI रूल्स। OI रूल्स को कौन बनाता है? बनाता तो है, फ्रेम तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उनको एडमिनिस्टर कौन करेगा? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है, तो उसे एडमिनिस्टर कौन करता है? RBI। तो ये एक MCQ ज़रूर बन सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक, कि इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? फ्रेम तो कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन एडमिनिस्टर कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स RBI। अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा रेगुलेशन, उसी का जो सेकंड पॉइंट है, ये काम का नहीं है, ये शायद कभी हमें यूज़ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल है इसका यूज़, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं भाई, छोड़ेंगे कुछ नहीं। इट एम्फेसाइजेज ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट सिक्योरिटीज़। इसमें कुछ खास नहीं है, इससे अपन आगे बढ़ जाते हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स। तो पहले हमने डेफिनेशन में भी रूल्स। अब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। मुझे एक बढ़िया लगी,
इक्विटी कैपिटल की। अब अपन इक्विटी कैपिटल क्या समझते हैं, हद से ज़्यादा अपन समझते हैं इक्विटी शेयर, उससे ज़्यादा हो गया तो भैया प्रोपराइटर की इक्विटी में पार्टी, ये हो गया मेरा इक्विटी। इससे ज़्यादा मैं इक्विटी में दिमाग नहीं लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पर इक्विटी की डेफिनेशन देखो, मीन्स इक्विटी शेयर परपेचुअल कैपिटल। परपेचुअल कैपिटल वही जो प्रोपराइटर की कैपिटल, जो हमेशा रहने वाली, जो कभी रिडीम नहीं होने वाली। और इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इरिडीमेबल, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इरिडीमेबल हो, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू नॉन डेप्थ कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी इन द नेचर ऑफ फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन डेप्थ, जो कि डेप्थ वाली नहीं है, जैसे प्रेफरेंस है, ठीक, वो डेप्थ तो नहीं है, लेकिन अगर वो फुल्ली और कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो वो आ जाएगी इक्विटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये तो कन्वर्ट होने ही वाली है ना, आखिर वो इक्विटी बनने ही वाली है और कंपलसरीली ही बनने वाली है, ठीक, कोई ऑप्शनल बेसिस नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा टाइप की आ गई। अब आते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा होगा कि आप कहाँ फंसते हो। तो एक्चुअली हमें शुरुआत करनी चाहिए कहाँ से, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट से क्यों, इसमें वो सभी चीज़ ले लेता है, क्योंकि हम रूल्स ही पढ़ रहे हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के, तो हम पहली डेफिनेशन भी यही पढ़ेंगे, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशन नंबर 21R, देखो रेगुलेशन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 21R, ठीक। क्या बोलता है रेगुलेशन 21R मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोला उसने, 2 चीज़ें आएंगी इसमें, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है। 2 चीज़ें कौन सी आने वाली है, फाइनेंशियल कमिटमेंट ये, और ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाम सुने सुने से लग रहे हैं, हाँ सुने सुने ही हैं, कोई खास चीज़ नहीं है उसमें। फाइनेंशियल कमिटमेंट आता है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में, और आता है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक, 2 चीज़ आती है। अब 2 चीज़ बताई तो फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन भी हमको देखनी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन में। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या बोलती है, फाइनेंशियल कमिटमेंट बोलती है एग्रीगेट, यानी कोई चीज़ का टोटल। तो क्या क्या चीज़ है जिसका टोटल निकालना है, तो वो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इन ODI, ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेप्थ अदर देन OPI, ठीक है। ये अपने आप से किसको हटा देता है, डेप्थ। देखो ODI मतलब, मैं अभी ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ODI क्या होता है। नॉर्मली ODI मतलब होता है इक्विटी, ठीक। तो इसने फाइनेंशियल कमिटमेंट, देखो वर्ड ही ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर सब कुछ लेने वाला है, हर तरह की फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो सबसे पहली फाइनेंशियल कमिटमेंट किससे रिलेटेड हो गई, ऑफ कोर्स ODI से, यानी इक्विटी से। दूसरी डेप्थ, तो डेप्थ मतलब इक्विटी के अलावा जो बचा वो डेप्थ, लेकिन वो डेप्थ नहीं जो कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आती है, ठीक। उसके अलावा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, ठीक। इतनी चीज़ें वो अपने अंदर लेता है कौन, फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब बात आती है कि उसने देखो कितने बढ़िया डेफिनेशन थी। एक बार फिर से आप इस डेफिनेशन पे आओ। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या कहता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक, ये हमने देख ली जिसमें ODI आता है। दूसरी चीज़ होती है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो। देखो इसने ओवरसीज़ पोर्टफोलियो को अलग कर दिया, क्योंकि देखो रूल्स तो हमारे हर चीज़ के लिए बने हैं, चाहे वो ODI हो, OPI हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक, इसलिए उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट के बाद इसको लिया, क्योंकि OPI को एक्सक्लूड कर दिया था फाइनेंशियल कमिटमेंट ने। लेकिन रूल्स तो दोनों के लिए है ना, रूल्स तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल कहलाते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा। अब देखते हैं ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या उससे पहले ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी ऑफ फॉरेन एंटिटी। अनलिस्टेड इक्विटी हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, यानी वो जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं वो, या फिर इन्वेस्टमेंट जो कि 10% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 10%, या फिर उससे ज़्यादा, किसमें, पेड अप इक्विटी कैपिटल में, ठीक, ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑफ कोर्स। और अगर मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट पोर्ट इसमें नहीं है तो ये लेस देन 10% भी हो सकता है, लेकिन उस केस में आपको क्या चाहिए, कंट्रोल, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कि बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूड होती गई, बहुत चीज़ें एक्सक्लूड होती गई, फिर एंड में हम पहुँचेंगे कि इसका एक्चुअल आंसर्स क्या आने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब बचता है क्या, ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या बचा, देखो डेप्थ की बात कर ली, इक्विटी की बात, डेप्थ की बात एक्चुअली नहीं की अभी अपन ने,
तो अब देखते हैं अपन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मीन्स इन्वेस्टमेंट जो कि अदर देन ओडीआई है, ठीक, अदर देन ओडीआई इन फॉरेन सिक्योरिटीज़ बट नॉट इन एन अनलिस्टेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो ओडीआई मतलब तो इक्विटी हो गया, ठीक, ओडीआई मतलब तो क्या हो गया, इक्विटी। तो इसने क्या बोला, मीन्स एन इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई, यानी इक्विटी के अलावा आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इक्विटी के अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप तो कहाँ करोगे, डेप्थ में। तो देखो उसने झट से क्या बोल दिया, नॉट इन अनलिस्टेड डेप्थ, समझे, नॉट इन अनलिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी इशूड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ऐसी सिक्योरिटी जो कि इशू कर रहा हो कौन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। भाई तुम रेसिडेंट हो इंडिया के और तुम सिक्योरिटी इशू कर रहे हो और वो भी आईएफएससी पे भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब अगर कोई रेसिडेंट आईएफएससी में इशू करता है सिक्योरिटी, उसको मैं खरीद लेता हूँ तो वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई रेसिडेंट से मैं लेता हूँ सिक्योरिटी लेकिन वो आईएफएससी में नहीं है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। ठीक, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन अगर ये आपको, मुझे तो लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए हम उसको समझते हैं एक बेटर तरीके से, और वो है ये। देखो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट हमको दो तरीके के बताए गए थे, ठीक, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। पहला तरीका था फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक, उसके बाद दूसरा था ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओपीआई। ठीक, फाइनेंशियल कमिटमेंट ने हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। फाइनेंशियल कमिटमेंट में हमने तीन चीज़ें देखे थे, ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेप्थ और नॉन फंड। नॉन फंड यानी गारंटी टाइप की। ठीक, अब ओडीआई क्या होता है ये अपने को देखना था। ठीक है, ओडीआई क्या होता है, तो ओडीआई होता है अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल। ये अपन ने देख लिए थे, अपन सिर्फ इसको वापस से पढ़ रहे हैं। ओडीआई का मतलब क्या होता है, अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल हो सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, या फिर 10% या फिर ऊपर की इक्विटी हो सकती है। ठीक, 10% या फिर ऊपर की इक्विटी हो सकती है, और अगर ये नहीं है मतलब 10% से कम है तो कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट डेप्थ, डेप्थ में ही तो हमने एक खास वर्ड यूज़ किए थे ना, अदर देन ओपीआई, है कि नहीं। जैसे ही मैंने डेप्थ की बात किया था उसमें मैंने बोला था कि अदर देन ओपीआई, क्योंकि डेप्थ ओपीआई मोर और लेस डेप्थ की बात करता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डेप्थ अदर देन ओपीआई। उसके बाद नॉन फंड फैसिलिटीज़, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, मुझे मालूम है ये गारंटी टाइप की चीज़ें होती है। क्या होता है ये भाई, गारंटी ही तो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट ना, कि ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई फंड इन्वॉल्व नहीं है, तो वो नॉन फंड एक्टिविटी फैसिलिटी कहलाती है। अब आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज़। किस में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। ठीक, लेकिन वो अदर देन हो गया ओडीआई, ओके, ओडीआई के अलावा, और नहीं होना चाहिए वो लिस्टेड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में, या फिर सिक्योरिटी इशूड बाय रेसिडेंट इन इंडिया नॉट इन आईएफएससी, ये तो हम देख चुके थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का, जिसमें दो चीज़ें आती हैं। वो दो चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन फाइनेंशियल कमिटमेंट में ही तीन चीज़ें आ जाती हैं, पहली ओडीआई, दूसरी डेप्थ और तीसरी नॉन फंड। ठीक, और डेप्थ में से आप एक्सक्लूड कर देते हो ओपीआई को, क्योंकि ओपीआई लगभग डेप्थ जैसी ही चीज़ होती है। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्यों इसको इतना क्लियर करना है, क्योंकि आगे जो रूल्स आने वाले हैं ना, अगर आपने ज़रा सा भी मिस किया तो वो रूल्स आपके पूरा आंसर गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि हर रूल अलग अलग चीज़ के लिए, ओपीआई के लिए अलग है, फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए अलग है, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होगा फाइनेंशियल कमिटमेंट में, जहाँ हम सब कुछ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रूल्स कौन से हैं, और पोर्टफोलियो के लिए अलग हो सकते हैं, डेप्थ के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक, मोनली हमारा कंसिडरेशन ओडीआई और ओपीआई में ही रहेगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब जो रेलिवेंट डेफिनेशन थी अपन ने देख ली, अब शुरू करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे वाह, कहाँ ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। देखो इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक, बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन आईएफएसआई, इन एन आईएफएससी। इसका क्या मतलब हुआ, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया कहाँ, इंडिया के बाहर। किसने किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने,
लेकिन उसने आईएफएससी में किया तो ये अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। फिर एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, क्या है? एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन एन आईएफएससी। ये हमने पहला वाला देख लिया, एक्सेप्शंस जो देख रहे हैं अपन। एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। क्या देखो, हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ों पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। तो पहले तो अपन ने देख लिए थे कि जो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसने आईएफएससी में किया है, मतलब आईएफएससी वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उस पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट, एक्विजिशन और ट्रांसफ़र, यानी खरीदना या फिर ट्रांसफ़र करना, किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र करना? इन्वेस्टमेंट का, और वो कहाँ करना? आउटसाइड इंडिया। मेड, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया है पहले से, ठीक। अब अगर मैं उसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से कर रहा हूँ, फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब क्या हो गया कि ऐसा अकाउंट जो कि फॉरेन करेंसी में मैंने मेंटेन किया है, वहाँ पे पैसा कमाया, वहाँ मेरा अकाउंट रखा है, ठीक। या फिर कोई नॉन रेसिडेंट अगर होता है, वो इंडिया आता है तो उसका भी अकाउंट मेंटेन करने की परमिशन होती है, वो भी कहलाता है क्या? फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक। तो किसी रेसिडेंट ने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से, फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी मेरा पैसा जो मैंने बाहर कमाया था वो बाहर ही रखा हुआ है, उस अकाउंट से अगर मैं कोई चीज़ को एक्वायर करता हूँ तो उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड इन इंडिया, ये देखो क्या बोल रहा है, एनी आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, रिसोर्स यानी जो भी मेरा पैसा था वो मैंने फॉरेन करेंसी में कमाया था बाहर, ठीक है, और वो हेल्ड भी कहाँ है? बाहर, बाय अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड इन इंडिया, लेकिन ये बंदा जो है ना ये एम्प्लॉय इंडिया में है, ठीक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, और वो ड्यूरेशन नॉट एक्सीड 3 ईयर्स के लिए है, ठीक। अप टू 3 ईयर्स वो इंडिया में रह रहा है, लेकिन उसके पास फॉरेन करेंसी रिसोर्स हैं जो कि बाहर है इंडिया के, वहाँ से उससे वो लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। फिर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6, ये अपन पहले देख चुके हैं, पता ही होगा आपको ये। अब अपन बढ़ते हैं डेप्थ एंड नॉन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। द फॉलोइंग शैल बी द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड कौन से नॉन डेप्थ हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अपन देख रहे हैं डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। डेप्थ में ऑफकोर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो आएंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का स्ट्रक्चर ये मुझे नहीं मालूम। बोरोइंग्स बाय फर्म्स थ्रू लोन्स एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, नॉर्मल जो अपने को चीज़ें पता हैं। नॉन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में आओ, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन इक्विटी, देखो डेप्थ नहीं तो इक्विटी होगी ऑफकोर्स। कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी, ठीक है, आप इक्विटी की इक्विटी ही को इक्विटी क्यों समझते हो? किसी एलएलपी में लोगे पार्ट तो उसका भी कैपिटल हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट एज रिकॉग्नाइज बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी नहीं मालूम। एक्विजिशन, सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसे भी आपने क्या माना है? नॉन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। क्या कि अगर आप डील कर रहे हो एक्विजिशन में, सेल में, या फिर डीलिंग कर रहे हो आप डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो ये माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट एंड डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इसका एक अच्छा केस आगे आने वाला है, तब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा है। अब देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस ये मतलब है पहले से कुछ है तो वो आगे भी चलते रहेगा। राइट्स इशू एंड बोनस शेयर्स, इसमें क्या लिखा है? होल्डिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी, अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास किसी भी फॉरेन कंपनी की इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स उस पर बोनस मिलेंगे या फिर राइट्स मिलेंगे, तो आप बोनस भी रख सकते हो और राइट्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इवन आप राइट को रिनाउंस भी कर सकते हो, यही अपने उसमें बताने वाला है।
एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट है इंडिया का जिसने एक्वायर किए हैं और कंटिन्यू टू होल्ड करता है क्या, इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, में इन्वेस्ट, ये चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है किस चीज़ में, इक्विटी कैपिटल में, जो कि इशू किया किसने, उस एंटिटी ने, एज अ राइट इशू। ठीक, वही जो मैंने बताया था, कुछ नहीं है, उसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा है। या फिर बोनस शेयर्स जो कि ग्रांट होते हैं। देखो राइट इशू को आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करोगे ना, राइट इशू लेना पड़ता है कम प्राइस पे, इसलिए क्या लिखा है, इन्वेस्ट। और जो बोनस होता है उसको आप क्या, आपको बोनस जो है मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, उनके हिसाब से आप कर लेना। राइट्स ऑफ अबोव राइट, ट्रांसफ़र ऑफ अबोव राइट्स, वही जो मैंने बताया, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्वायरिंग द राइट्स अंडर सब रूल 1 ओके में रिनाउंस सच राइट्स, क्या कर सकता है वो, रिनाउंस, यानी खुद ना लेके किसी और को दे सकता है। यहाँ पे इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लोगे। इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि वो रिनाउंस कर सकता है, वो किसके फेवर में रिनाउंस कर सकता है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया के इसमें भी कर सकता है और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड के फेवर में भी वो रिनाउंस कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्या थी कि किसके फेवर में वो रिनाउंस कर सकता है, ठीक है। तो किसके फेवर में कर सकता है वो, रेसिडेंट के भी कर सकता है और नॉन रेसिडेंट के भी कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। चलो आगे और बढ़ते हैं। प्रोहिबिटेशन ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया, तो देखो क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी आए हैं, ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा अपने को बताया नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्शन कवर नहीं किया। तो एक्चुअली 3 चीज़ें थी, रूल्स रेगुलेशन और डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपने इसमें कवर नहीं है ज़्यादातर, तो डायरेक्शन को हमने छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इशूड अंडर द एक्ट, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट है इंडिया में वो नहीं कर सकता है, ना तो वो मेक कर सकता है, ना तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जब तक आपको रूल्स फॉलो करना है, उन रूल के हिसाब से आप ये सब कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो कर सकते हो रूल्स के हिसाब से। अब आते हैं हम पहली चीज़ में, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग खट से क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें सब कुछ है, चाहे ओपीआई हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे डेप्थ हो, नॉन फंड हो, सब कुछ। तो ये पहली चीज़ की बात कर रहे हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की। शुरू करें हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी इंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किस में करना है, ऐसी एंटिटी में जो कि इन्वॉल्व हो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में। अब बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीचे सेक्शन ही बताने वाला है, कोई भी लॉफुल एक्टिविटी को आप कह सकते हो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी, ठीक। तो इस एक्टिविटी में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो चलेगा, मतलब बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए बोनाफाइड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है ठीक है ठीक है, शैल बी मेड इन फॉरेन एंटिटी इंगेज इन बोनाफाइड इन एक्टिविटी डायरेक्टली, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद नहीं कर रहे हो बेटा, वो एक्टिविटी जो है ना, वो एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो खुद से भी कर सकती है, स्टेप डाउन सब्सिडरी से भी कर सकती है, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल से भी कर सकती है, ठीक। कौन, सामने वाली एंटिटी। इसलिए देखो दूसरे इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एंटिटी, जो फॉरेन एंटिटी का उसका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कैसा होगा। अब ये डेफिनेशन अपन जाएंगे फॉरेन एंटिटी की, तब वहाँ समझ में आएगा। प्रोवाइडेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सच सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी, मुझे लगता है कि वहाँ पर वर्ड सब्सिडरी नहीं था और शायद वो मिस हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें इंक्लूड आ गई। तो उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा तो वो भी कैसा होना चाहिए, फॉरेन एंटिटी के स्ट्रक्चर के जैसा। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉरेन एंटिटी के स्ट्रक्चर का जैसा मतलब जैसी फॉरेन एंटिटी है वैसी ही उसकी सब्सिडरी और वो सब होनी चाहिए। अब फॉरेन एंटिटी किसको कहते हैं वो हम देखते हैं ऊपर। फॉरेन एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फॉरेन एंटिटी मीन्स एन एंटिटी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, चाहे वो रजिस्टर हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर फॉर्म्ड हो, इंक्लूडिंग IFSC that has limited liability, provided that restriction or limited liability shall not apply to an entity with core activity in a strategic sector, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ खास नहीं था।
तो ये फॉरेन एंटिटी मतलब कुछ खास हमको इसमें देखना नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर उसकी फॉरेन एंटिटी के स्ट्रक्चर जैसा ही होना चाहिए जैसी कि फॉरेन एंटिटी है, ठीक। वैन अब CG का अप्रूवल कब चाहिए? प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज़ इन फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। इससे तो बच के ही रहना है, या फिर कोई भी और जुरिडिक्शन में अगर बताया गया है तो आप केवल और केवल CG के अप्रूवल के बाद ही कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अगर मेरे बातों पे यकीन ना हो तो देखो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन दी है, जो कि कहता है बिजनेस एक्टिविटी परमिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड द होस्ट कंट्री, दोनों में ही वो परमिसेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह परमिसेबल और दूसरी जगह नहीं। परमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्स, ऑयल वगैरह वो। द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो वैसे तो लिमिट के ऊपर अगर करना है आपको इन्वेस्टमेंट तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। अगर आप उसको एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन डायरेक्ट मुँह उठा के मत पहुँच जाना, RBI के साथ जाना, ठीक है, थ्रू RBI। परमिट फाइनेंशियल कमिटमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर और जियोग्राफीज अबोव द लिमिट्स, ठीक है, अबोव द लिमिट करना है तो फिर आपको जाना है, ठीक। एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन नेसेसरी। फिर परमिट PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू मेक या फिर ट्रांसफ़र एनी इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट। इसका क्या मतलब है? द रिजर्व बैंक में अगर उसको एप्लीकेशन मिलती है, ठीक है, और एप्लीकेशन कहाँ मिलती है? डेजिग्नेटेड ID बैंक के थ्रू, ठीक, फॉर सफिशिएंट रीजंस, और उसके पास क्या है? सफिशिएंट रीजंस, तो वो परमिट कर सकती है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को मेक करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक। प्रोवाइडेड दैट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल नॉट बी मेड इन फॉरेन एंटिटी लोकेटेड इन अ कंट्री और जुरिडिक्शन एज मे बी डिसाइडेड। अगर ऐसी जगह कहीं है तो वो नहीं कर सकती। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या? इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, मेक करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है किसी भी इन्वेस्टमेंट को या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट को, तो उसे RBI से लेना पड़ेगा अप्रूवल, और ये अप्रूवल लेगा वो थ्रू डेजिग्नेटेड ID बैंक, ठीक, और उसको देना है सबमिट उसके रीज़न के, ठीक है, उसके बाद उसको परमिट हो जाएगा, दैट्स इट। द रिजर्व बैंक इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी मे इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिपुलेट द सीलिंग ऑन एग्रीगेट आउटफ्लो, अगर उसको ऐसा लगता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या फिर वो सीलिंग बता सकती है कि इसके ऊपर आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय पर्सन, ये तो अभी है नहीं, जब इसके आएंगे क्लॉज अगर कभी आगे तो फिर अपन देखेंगे, नहीं तो अभी तो कुछ नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये क्या बात हुई भैया? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमको बता दो। तो ऐसा कब बताना है? एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट है इंडिया का, अगर उसके पास हु हैज़ अकाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, जैसे मेरा एसेट अगर नॉन परफॉर्मिंग हो गया है या फिर मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर हूँ, ठीक, मतलब इसको तो घोषित किया जाएगा क्लासिफाइड बाय बैंक, ठीक, एज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन में है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर केस में हो, CBI में हो, ED में हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किसी के भी अंडर हो, शैल बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट, किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट को करने के पहले, यानी ODI OPI जो भी है करने के पहले उसे क्या करना है? अंडर, और या फिर कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी उसे क्या करना है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। किससे लेगा वो? लेंडर बैंक से। किससे लेगा? जहाँ से उसने लोन लिया है, जहाँ उसका लोन NPA हो गया, या फिर रेगुलेटरी बॉडी, या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ठीक इसमें सब कुछ आ गई, CBI वगैरह, और इसके लिए उसको एप्लीकेशन देना है तो उसको मिल जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लेंडर बैंक और रेगुलेटरी बॉडी और इन पे हैज़ फेल्स टू फर्निश द सर्टिफिकेट, अगर इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या? अब आपको क्या लगता है इसका क्या माना जाएगा? अगर इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो देखो वो तो डिफ़ॉल्टर है, मेरे हिसाब से उसे अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने जैसी चीज़ वहाँ
जैसी चीज़ हमको नॉर्मली पता है कि अगर आपको ना मिले अप्रूवल तो नॉन अप्रूवल इज़ डीम्ड अप्रूवल। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 60 डेज में अगर आपको ना पता चले तो फिर इसका मतलब है कि प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन, नो देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन। ठीक है यानी इनके पास इतना काम है भाई कि अब वो तुम्हारा अप्रूवल नहीं देखेंगे। अगर उन्होंने 60 दिन में नहीं देखा है तो जाओ, खुश हो जाओ, मिठाई बांटो, कर लो ODI। ठीक, अब द नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू shall be addressed by the lender, bank or regulatory body or investigative agency concerned to the designated AD bank with endorsement to the applicant। यानी इसको आपको किसको देना दिया जाएगा, ये डेजिग्नेट किया जाएगा AD बैंक को और इंडोर्स किया जाएगा एप्लीकेंट को दिया जाएगा, लेकिन डेजिग्नेट किया जाएगा AD बैंक को। अब ये जो शेड्यूल्स हैं ये तो अभी अपन एक एक करके पूरे ही देखने वाले हैं। फिर प्राइसिंग गाइडलाइंस में कुछ नहीं है, द इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज़ एलिजिबल टू मेक सच इन्वेस्टमेंट। देखो क्या बोला है, द इशू और ट्रांसफ़र। ठीक है, इशू हो चाहे ट्रांसफ़र हो, किस चीज़ का, इक्विटी कैपिटल का। ठीक, ऑफ अ फॉरेन एंटिटी फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, एक बंदा तो रेसिडेंट इंडिया का होगा, 2 लोग बाहर के हैं तो उनकी तो बात ही नहीं करेंगे ना। और जो एलिजिबल है शैल बी सब्जेक्ट टू प्राइस अराइव्ड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। और कुछ नहीं लिखना था इसमें, इतना बड़ा उसने बोला, लेकिन बताया कि एक्चुअली सिर्फ आर्म्स लेंथ बेसिस, इतना ही अपने को याद रखना है। अब AD बैंक बिफोर फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजेक्शन, अगर AD बैंक इस ट्रांजेक्शन को करने वाला है तो उसके पहले उसे इंश्योर करना है हर कंप्लायंस विथ आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैल्यूएशन एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग। ट्रांसफ़र और लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन नहीं लिखा है, और लिक्विडेशन लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक आदमी जो कि रेसिडेंट है इंडिया का और वो होल्ड करता है इक्विटी कैपिटल, सब कुछ रूल के हिसाब से करता है वो, तो वो क्या कर सकता है, ही मे ट्रांसफ़र, रूल्स मे ट्रांसफ़र सच इन्वेस्टमेंट इन कंप्लायंस विथ, कंप्लाई किससे करना है उसको, लिमिट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन फॉर सच इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। मतलब कुल मिला के उसको रिक्वायरमेंट, अभी ये ऐसे कुछ चीज़ तो आने नहीं वाली क्वेश्चन में, पेपर में, तो अपने को बस ऐसे याद रखना है, हाँ अगर उसको करना है तो उसको सभी चीज़ों से कंप्लाई करना है और उसके बाद वो कर सकता है। जाओ अब पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में ट्रांसफ़र इक्विटी कैपिटल बाय वे ऑफ सेल टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो ऊपर क्या बात करी थी कि हमको रूल्स के हिसाब से करना है। ठीक, अभी हम चल भी तो रूल्स में ही रहे हैं, हमें करना किसके हिसाब से है, आई एम सॉरी, हमें करना है रेगुलेशन के हिसाब से, और अभी चल भी तो रेगुलेशंस, अभी रूल्स चल रहे हैं। तो अब रूल्स में क्या बात बताई उसने कि अगर किसी को रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना है इक्विटी कैपिटल को, देखो रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना है किसी भी पर्सन को जो कि रेसिडेंट है उसको, या फिर आउटसाइड रेसिडेंट है तो वो कर सकता है, बस इतना बताया। मे ट्रांसफ़र, चाहे वो रेसिडेंट को करना चाहे या नॉन रेसिडेंट को। अगर ये ट्रांसफ़र है मर्जर, अमलगमेशन या फिर डीमर्जर के अकाउंट पर, किसके, मर्जर, अमलगमेशन और डीमर्जर, या फिर बायबैक ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, सच ट्रांसफ़र और लिक्विडेशन इन केस ऑफ liquidation of foreign entity shall have the approval of competent authority as per applicable laws in India या फिर होस्ट कंट्री और होस्ट जुरिडिक्शन, यानी कहीं ना कहीं के लॉज से उसको अप्रूवल चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। वेयर द डिसइन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पर्टेन्स टू ODI। ठीक है, जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, देखो अब क्या होने वाला है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी आप अपना इक्विटी निकालने वाले हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे, हाँ क्योंकि वो आपको अपना पैसा निकालना है, तो आपने एक बार पैसा निकाला तो फिर क्या देखना है आपको, द ट्रांसफरर। अगर मान लो फुल डिसइन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा पैसा निकाल लियो, लिक्विडेशन नहीं, अदर देन बाय लिक्विडेशन की बात नहीं कर रहा है। अगर आपने वैसे ही पूरा पैसा निकाल लिया हो तो आपका कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए रिसीव के लिए, यानी आपको कुछ भी पैसा मिलने का बाकी नहीं होना चाहिए। विच सच ट्रांसफ़र इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द फॉरेन एंटिटी,
एज एन इन्वेस्टर इन इक्विटी कैपिटल और डेब्ट। आया समझ? कुछ खास नहीं था। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट तो लिक्विडेशन में भी होता है। नहीं नहीं नहीं, उसको हटा दो, लिक्विडेशन को भूल जाओ अभी। केवल डिसइन्वेस्टमेंट जब आप फुल्ली कर रहे हो और वो लिक्विडेशन के अंदर नहीं है, तो आपके कोई भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए, बस। द ट्रांसफर आर इन केस ऑफ एनी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब देखो फुल की बात तो कर ली, अब हम बात करें इसके अलावा कोई भी एनी डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द मेकिंग ऑफ ओडीआई। उसे कितने दिन इन्वेस्ट रहना चाहिए? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मेकिंग ऑफ ओडीआई, ठीक। प्रोवाइडेड दैट द अबोव कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ merger, demerger, amalgamation between two or more foreign entities that are wholly owned directly or indirectly by Indian entity, ठीक। और वेयर देयर इज नो चेंज और देखो 2 केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कौन से 2 केसेस हैं? प्रोवाइडेड दैट द अबव कंडीशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ मर्जर, डीमर्जर या फिर अमलगमेशन। ये अगर हो जाए तो 2 तरीक़ों से अगर ये चीज़ें हो जाएं तो फिर ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कौन से 2 तरीके हैं? पहला, ऐसी 2 फॉरेन कंपनी जो कि होल्ली कंट्रोल है इंडियन एंटिटी द्वारा, उन दोनों के बीच। या फिर अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है या फिर डाइल्यूशन नहीं हो रहा है इक्विटी में, एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इंडियन एंटिटी इन द मर्ज्ड और डिमर्ज्ड और अमलगमेटेड एंटिटी। तो जितनी उसकी होल्डिंग पहले थी उतनी होल्डिंग बाद में भी रहने वाली है, तो भी ये वाले प्रोविज़न नहीं अप्लाई होंगे। अच्छा, लेकिन ये प्रोविज़न ऐसे क्या थे कि अप्लाई नहीं होंगे? जो उसने ऐसा क्या बताया था? तो उसने बताया था कि फिर उस केसेस में अगर आपका ड्यूज आउटस्टैंडिंग है तो भी हो सकता है, और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो भी हो सकता है। छोटी सी बात है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट में क्या देखना है। देखो, डिस इन्वेस्टमेंट में अपने को मेजरली देखना है 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि अगर आपका जो डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है मतलब आप लिक्विडेशन के अलावा किसी भी तरीके से पूरी तरह से अपना पैसा निकाल ले रहे हो। तो यदि आप पूरी तरह से अपना पैसा निकाल ले रहे हो, अगर आप अपना पैसा पूरी तरह से निकाल ले रहे हो तो क्या होगा कि आपका कोई भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नो ड्यूज शुड बी आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप पूरा पैसा निकाल रहे हो, आधा पैसा निकाल रहे हो, कुछ भी, तो उस केसेस में आपको एटलीस्ट 1 ईयर पे तो आपको होना ही चाहिए क्या? इन्वेस्टेड, ठीक है। एटलीस्ट 1 ईयर की होल्डिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। अब प्रोवाइडेड दैट अबव कंडीशन, लेकिन ये 2 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगी। यानी हो सकता है कि मैं 1 साल से कम में इन्वेस्ट हूँ और 2 कंपनी जो है वो मर्ज हो जाए, ठीक है। 2 कंपनीज मर्ज हो जाएं, मर्ज होने वाली जो 2 कंपनी होंगी वो दोनों इंडियन द्वारा होल्ड हो, या फिर कोई भी मेरा जो एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग है इंडियन एंटिटी में जो मर्ज होने वाली हैं उसमें उतना का उतना ही रह जाए। यानी मर्ज होने वाली एंटिटी या तो दोनों इंडियन कंट्रोल्ड हो, या तो फिर जब वो मर्ज हो जाए तो मेरा जितने पहले होल्डिंग थी उतनी ही बाद में भी रहे, बस। अब अगर मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट परमिट नहीं था, ठीक, किसी भी हद से आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर लिया जो कि रूल्स के हिसाब से नहीं था, तो फिर होल्डिंग भी उसकी परमिट नहीं होगी, ठीक। रीस्ट्रक्चरिंग, अब रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? जैसे जब कंपनी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है ना, ठीक है, क्या देख रहे हैं? रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी बहुत दिक्कत में आ जाती है, उसको लॉसेस होते हैं, तो अपने बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर कर लेती है। जैसे कि वो लोन के रेट कम कर देती है, जो हमने एडवांस अकाउंट में पढ़े थे इसी इंटर में, ठीक। लोन के रेट्स कम कर देना, अलग अलग चीज़ें करना। तो कुल मिला के क्या कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो है जिसने ओडीआई किया है वो परमिट कर सकता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैलेंस शीट? भाई देखो बोल क्या रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज़ मेड एन ओडीआई, ठीक, इन इंडिया इन फॉरेन एंटिटी में परमिट रीस्ट्रक्चरिंग, यानी वो बोल सकता है कि हाँ तुम रीस्ट्रक्चरिंग कर लो जो कि लॉस कर रही है फॉर प्रीवियस 2 ईयर्स, यानी इसकी वो परमिशन दे सकता है कि तुम रीस्ट्रक्चरिंग कर लो अगर वो पिछले 2 सालों से लॉस कर रही है एज पर इट्स लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक। सब्जेक्ट टू इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ, जो भी कंप्लायंस है रिपोर्टिंग की, डॉक्यूमेंट की, आधार जो भी है, ठीक।
इसमें एक खास कंप्लायंस है डिम्यूलेशन एंड टोटल वैल्यू। कौन सा? डिम्यूनेशन एंड टोटल वैल्यू। ये क्या बोलता है कि अगर उसकी देखो जैसे ही रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो उसकी टोटल वैल्यू ऑफ डेब्ट कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि डिवेंचर होल्डर्स ने बोल दिया कि चलो तुम्हारा इतना पैसा माफ, तो फिर ऑफ कोर्स उसका वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू, है कि नहीं। तो ये जो कमी आ रही है ये कितनी होनी चाहिए, यही हम इसमें देखने वाले हैं। सब्जेक्ट टू द डिम्यूनेशन एंड टोटल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट ड्यूज टुवर्ड्स सच पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट आफ्टर सच रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, ठीक है, आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो भी डेब्ट बची है, देखो एक बार फिर से देखते हैं। द डिम्यूनेशन इन टोटल वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू में जो कमी आने वाली है, डिम्यूनेशन इन टोटल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स सच पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आफ्टर सच रिस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग, कितना मतलब कितना उसको डिम्यूलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी डिम्यूलेशन नहीं आ जाए कि वो प्रोपोर्शनेट लॉस से ज़्यादा डिम्यूलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस से ज़्यादा डिम्यूलेशन नहीं होना चाहिए। अब एक और इसी केस में प्रोविज़न है क्या, अगर मान लो कि वेयर द अकाउंट ऑफ करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टर इज मोर देन $10 मिलियन, यानी 10 मिलियन यानी 100 लाख या जो भी हो, 10 इंटू 10 100 लैक्स का, अगर उससे $10 मिलियन, या फिर देखो या तो उसके पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन का था, या फिर जब जो वेयर द अमाउंट ऑफ सच डिम्यूलेशन, या फिर जो अमाउंट ऑफ डिम्यूलेशन हो रहा है वो 20% से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज। देखो उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, ठीक, उसके 20% से ज़्यादा यदि डिम्यूलेशन हो रहा है, या फिर उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से ज़्यादा का था, ठीक है। दो केसेस हैं, पहला उसका जो ओरिजिनल था, क्या, उसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो अगर 10 मिलियन से USD से ज़्यादा था, या फिर अगर जो डिम्यूलेशन हो रहा है वो 20% से ज़्यादा है उसकी ड्यूज से, ठीक है, तो फिर इसे क्या करना है, इसे सर्टिफाई करना है ये, ठीक, सर्टिफाइड ऑन एन आर्म्स लेंथ बेसिस, कि आर्म्स लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। तो ये सर्टिफाई किससे करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, जो आपकी कंपनी एक्ट के हिसाब से है, या फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूअर जो कि होस्ट कंट्री का CPA है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी हो, दोनों जगह से आप करा सकते हो। द सर्टिफिकेट डेटेड नॉट मोर देन 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ये डेट कब होना चाहिए? 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन डेट से। और इसको सबमिट किसको करना है? सबमिटेड टू डेजिग्नेटेड AD बैंक। तो अपने को इसमें से याद क्या रखना है मेनली, कि भैया अगर उसका डिम्यूलेशन, देखो डिम्यूलेशन में उसको सर्टिफिकेट कब लेना है हम ये देखने वाले हैं। तो डिम्यूलेशन में उसे सर्टिफिकेट तब लेना है अगर वो $10 मिलियन से ज़्यादा का उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हो, या फिर जो डिम्यूलेशन हो रहा है वो 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू से ज़्यादा का हो। ये देना किसको है? डेजिग्नेटेड AD बैंक को। अब आता है रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेशंस, ठीक। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल मेक एन ODI एंड फॉरेन एंटिटी एंगेज इन, उसे किसी भी हाल में केवल और केवल ODI की बात कर रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ODI, ठीक। OPI की बात नहीं कर रहा है, बाकी किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो जानना ज़रूरी था कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको ODI इन्वेस्टमेंट किस में नहीं करना है? रियल इस्टेट पे नहीं करना है, ऑफ कोर्स गैम्बलिंग में नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लिंक्ड टू इंडियन रुपी, ठीक। लेकिन इसके लिए अगर आप प्रायर अप्रूवल ले सकते हो, किसका? स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम RBI, केवल और केवल ये आखिरी वाली चीज़ के लिए, डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक टू इंडियन रुपीज़, ठीक है। इंडियन रुपीज़ से जो लिंक है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसके लिए अगर आप ले रहे हो तो आप ले सकते हो विद स्पेसिफिक अप्रूवल।
लेकिन यहाँ पर रियल एस्टेट वो नहीं है जो आप समझते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रियल एस्टेट एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। तो रियल एस्टेट एक्टिविटी क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट। आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो रियल एस्टेट को, ठीक। और ट्रेडिंग इन टीडीआर में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन कर सकते नहीं हो एक्चुअली। रियल एस्टेट में ये चीज़ें आती है, यानी ये तो आप नहीं कर सकते हो, आप बाय या सेल नहीं कर सकते हो रियल एस्टेट को। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को भी आप बाय या सेल नहीं कर सकते हो, उसको ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें नहीं आता है क्या? टाउनशिप बनाना या फिर कंस्ट्रक्शन करना रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रेमाइजेस का या फिर रोड्स का या फिर ब्रिज का फॉर सेलिंग और लीजिंग। ये क्यों ऐसा है? क्यों आप ऐसा इसमें क्यों रियल एस्टेट के बारे में इतना डीप में लिखा है? तो देखो रियल एस्टेट में क्या आता है कि देखो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ये चीज़ हमने जीएसटी में पढ़े हैं कि अगर वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप कोई चीज़ को देते हो तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी चेक होती है ना। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है वो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बाद उसको देता है तो उस पर जीएसटी लगता है, क्योंकि वो एक प्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो जब तक वो प्लॉट नहीं बना है वो लैंड है और लैंड के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको बेच नहीं सकते हो, इसलिए उसने क्या बोला, बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, आप कंस्ट्रक्शन जरूर कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से कोई एसेट आपके नाम पे तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आपके नाम पे हमको बाहर एसेट लेने से है, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट बाहर अगर कोई एसेट लेता है उसी के ऊपर सब रिस्ट्रिक्शन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो घर बनाओगे तो वो मूवेबल तो हो कि नहीं कि उठा के लेके चलो आप। तो इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्शन किस पर दिया गया है? कंस्ट्रक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब टाइप का रिस्ट्रिक्शन है बाइंग एंड सेलिंग पर। अगला एनी ओडीआई। अभी हम क्या देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन की इन चीज़ों पे, जिसमें अपन ने अभी 3 चीज़ें देखे थे। पहली देखे थे गैम्बलिंग, रियल एस्टेट, और एक देखे थे क्या, जो कि थी वो रुपी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके लिए आपको ले सकते हो आप सर्टिफिकेट। अब आते हैं अगले पॉइंट। एनी ओडीआई एंड स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज अंडर द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री और होस्ट ज्यूरिडिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? आप कोई भी ओडीआई नहीं कर सकते हो स्टार्टअप में जो कि रिकॉग्नाइज अंडर द लॉज ऑफ होस्ट कंट्री है। मतलब देखो, अब स्टार्टअप तो उसके हिसाब से होगा ना, स्टार्टअप आपका वाला स्टार्टअप नहीं, उसके हिसाब से जो भी स्टार्टअप है उनकी कंट्री के हिसाब से, उसमें आप ओडीआई नहीं डाल सकते हो। और अगर डालना है डाल तो सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आपको उसे केवल और केवल इंटरनल एक्रूवल से डालना है। बाहर के पैसे से आप ओडीआई में नहीं कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। एक्रूवल फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स ओनली, यानी कि आपने जो भी यहाँ से कमाए हो फ्रॉम इंडियन एंटिटी और ग्रुप और एसोसिएट कंपनी इन इंडिया एंड इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल फ्रॉम ओन फंड ऑफ सच इंडिविजुअल, उसके खुद के फंड से, या फिर अगर कोई इंडियन एंटिटी है तो एंटिटी मतलब यहाँ पर एंटिटी मतलब होता है ग्रुप कंपनी वगैरह, तो कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो उनने जो भी इंटरनल अक्रूवल किया है इंडिया से, उससे वो ले सकते हैं, ठीक। इंडिया से जो भी अक्रूवल किया है उन्होंने, उससे वो लोग फॉरेन में ले सकते हैं। मतलब इंडिया वाली कमाई से आप फॉरेन के स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हो। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल मेक फाइनेंशियल कमिटमेंट इन फॉरेन एंटिटी डेट हैज़ इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट इन इनटू इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट है कहाँ, इंडिया का, उसे फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना है। आया वाला वर्ड, अभी तक केवल ओडीआई की बात हो रही थी, तीनों चारों पॉइंट में केवल और केवल ओडीआई, लेकिन यहाँ बात हो रही है फाइनेंशियल कमिटमेंट की, ठीक। तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल कमिटमेंट से रिलेटेड है। तो कभी कल को आपको कोई पूछ ले कि किसी ने ओपीआई किया रियल एस्टेट वाले में तो वो अलाउ है, ओपीआई कर लिया गैम्बलिंग में तो अलाउ, अभी हम आगे नहीं पढ़े, जितना हमने अभी तक पढ़े उस हिसाब से, ठीक। तो अभी तक जो पढ़े उस हिसाब से ओपीआई भी अलाउ है, उस हिसाब से गैम्बलिंग वाले में भी अलाउ है, ठीक। अब लेकिन अब देख रहे हैं हम कि फाइनेंशियल कमिटमेंट, यानी ना ओपीआई ना ओडीआई ना कुछ भी नहीं कर सकते हो आप फॉरेन एंटिटी में, ऐसी फॉरेन एंटिटी में जिसने इन्वेस्ट किया है या फिर वो इन्वेस्ट करने वाली है इंडिया में। जब भी आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, उसके बाद भी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
अगर वो ऐसे स्ट्रक्चर को बना दे जिसमें मोर देन 2 लेयर्स हों, क्या हो, मोर देन 2 लेयर्स, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 2 लेयर्स कैसी हुई, सब्सिडरी और 1 स्टेप सब्सिडरी, मतलब एक सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी, अब उससे भी नीचे कोई सब्सिडरी हो, इस तरह के वाले में आप नहीं कर सकते हो। ठीक, एक्सेप्शन प्रोवाइड दैट, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होते बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, गवर्नमेंट कंपनी पे और एनबीएफसी पे। ठीक, रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी स्पेसिफाइड, ये कुछ खास नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ऑफकोर्स इंडिया में तो हम अपने लॉ देखेंगे ना, बाहर वाले के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो देखो इसमें अपन क्या लिखने वाला है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शेल एक्वायर और ट्रांसफ़र, ना तो वो ले सकता है ना तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या चीज़ को, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। ठीक, आउटसाइड इंडिया का वो सिचुएटेड है, तो उसे लेना क्या है, तो कर सकता है अगर उसके पास 2 चीज़ें हो, जनरल या फिर स्पेशल परमिशन हो तो वो कर सकता है। हाउएवर, लेकिन इन चीज़ों में उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पहली, अगर उसके पास वो रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, पर्सन तो रेसिडेंट तो है वो इंडिया का, लेकिन वो नेशनल है फॉरेन स्टेट का, रेसिडेंट तो है इंडिया का लेकिन नेशनल है फॉरेन स्टेट का। ठीक है, एक्वायर्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वो रेसिडेंट तो इंडिया का है लेकिन उसने ये एक्वायर किया था कब, 1947 के पहले, 8 जुलाई 1947 के पहले उसने एक्वायर किया था, और वो कंटिन्यू करता है विद परमिशन ऑफ आरबीआई, तो उसके लिए भी उसे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। या फिर एक्वायर्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसने इसको एक्वायर किया था ऑन अ लीज, कैसे एक्वायर किया था, ऑन अ लीज, लेकिन वो लीज कितने की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर उसने लीज पे लिया था और वो 5 ईयर से ज़्यादा की लीज नहीं है तो फिर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी। ठीक, नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ। अब सब कुछ छोड़ दो और मेरी बात सुनो, ऐसा ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है जो कि रेसिडेंट है इंडिया का, वो ले सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, कहाँ, आउटसाइड इंडिया। कैसे लेगा वो, देखो वो ले सकता है उसे इनहेरिटेंस से, कैसे ले सकता है, इनहेरिटेंस से, यानी उसे कोई दे दे, या फिर गिफ्ट से, या फिर ऐसे बंदे से वो परचेज़ कर ले जो कि रेसिडेंट है इंडिया का और उसने उस प्रॉपर्टी को एज़ पर फॉरेक्स रूल्स ही लिया हो। ठीक है, तो वो 3 जगहों से ले सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउटसाइड इंडिया। कौन सी 3 चीज़ें, पहला एज अ गिफ्ट ले सकता है, एज एन इनहेरिटेंस ले सकता है, या फिर वो ले सकता है उसे परचेज कर सकता है किसी ऐसे रेसिडेंट से जो कि इंडिया में है, जिसने कि एक्वायर किया था उस प्रॉपर्टी को एज पर द फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। उसने रेसिडेंट ने भी फॉरेक्स के प्रोविज़न के हिसाब से उसे एक्वायर किया तो वो इससे ले सकता है। फिर एक्वायरिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब क्या मैं, जो मेरा मेन जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि देखो मैं तो एक्वायर करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और देखो मुझे कुल मिला के ये वो केस है कि अगर आज मैं जाके खड़े हो जाऊँ, ठीक है, और मुझे चाहिए आ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, किससे चाहिए, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, ठीक, इससे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मतलब कुल मिला के आज मैं जाऊँ और मेरे को ख़रीदना है प्रॉपर्टी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में भी ऐसे बंदे से ख़रीदना है जो कि इंग्लैंड का ही रहने वाला है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये एकदम जनरल केस है, ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है कि अगर मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदना है किसी ऐसे बंदे से जो कि खुद भी बाहर ही रहता है, मैं भले इंडिया में रहता हूँ और प्रॉपर्टी भी बाहर है और वो जिसके पास है वो भी बाहर है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मुझे वो इनहेरिटेंस से मिल जाए, ठीक है, इनहेरिटेंस से मिल जाए। दूसरा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस में तो मुझे पैसे खर्च नहीं करना। यहाँ मैं जो मेरा डाउट था, मुझे अगर परचेज़ करना हो तो मैं कैसे परचेज़ करूँगा, तो आप परचेज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
फॉरेन एक्सचेंज अगर आपके RFC अकाउंट में है तो आप परचेस कर सकते हो। RFC अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्सन का ऐसा अकाउंट जो कि वो फॉरेन करेंसी के फंड मेंटेन होते हैं जिसमें, ठीक है। मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है फॉरेन में, तो फॉरेन के बिजनेस का पैसा जो आ रहा है वो उसी अकाउंट में पड़ा है, वो वहीं पड़ा रह सकता है, ठीक है। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, वो $4 में है तो डॉलर में ही पड़ा है, ठीक। दूसरा हो सकता है कि आप उसे खरीद लो रेमिटेंस सेंड अंडर लिबरलाइज रेमिटेंट स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $2,50,000 तक आप पैसा बाहर भेज सकते हो, उस पैसे से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ये उसके अंदर एक इंटर एलिया ये चीज़ आती है, क्या? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। लिबरलाइज स्कीम में एक चीज़ और आती है, ठीक है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप लिबरलाइज स्कीम में ये कर सकते हो कि आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो RFC अकाउंट में। तो अगर मैं RFC अकाउंट में लिबरलाइज स्कीम से पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर उस RFC अकाउंट के पैसे से खरीद सकता हूँ, तो मतलब मेरे पास 2 तरीके हो गए। यानी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेरे पास पैसा था, ठीक है, मुझे तो खरीदना था। अब मेरे मान लो कि मुझे 8 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदनी थी। मेरे पास अभी RFC अकाउंट में केवल 3 मान लेते हैं हम 6 लाख डॉलर हैं, ठीक है। तो अब मैं केवल देखो, मेरे पास ऑप्शन 2 ही थे, या तो मैं खरीदूँ फॉरेन एक्सचेंज RFC अकाउंट से या फिर मैं खरीदूँ LRS से। तो अब मैं LRS से ट्रांसफ़र कर दूंगा RFC में। LRS में मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए, तो LRS से मैं RFC में ट्रांसफ़र कर दूंगा और उससे मैं खरीद सकता हूँ। तो अगर कभी ये प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आए तो आप ये कर सकते हो कि आप LRS से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो और वहाँ से फिर आप खरीद लो। प्रोवाइडेड दैट रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज स्कीम में भी कंसोलिडेटेड। हाँ, ये चीज़ ज़रूर उसमें अप्लाई होती है कि भैया अगर कोई 2-3 रिलेटिव के साथ आप बेच रहे हो तो वो कंसोलिडेट हो जाएगी। अब फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे कैसे ले सकते हैं। तो पहला आपने देख लिया था कि इनहेरिटेंस से ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं RFC अकाउंट से, इससे RFC अकाउंट से, तीसरा LRS से ले सकते हैं। अब चौथा किस तरीके से ले सकते हो? आप जॉइंटली ले सकते हो रिलेटिव के साथ जो कि रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप रेसिडेंट जो भी आउटसाइड इंडिया उसके साथ जॉइंटली खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ इनकम ऑफ सेल प्रोसीड। अब हो सकता है कि आपने कोई सेल प्रोसीड्स हो गई हो आपको, जो कि आपका पुराना कोई एसेट या फिर इनकम हो जो बाहर हो, लेकिन वो ODI नहीं हो सकता, अदर देन ODI एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक। तो कितनी चीज़ें हैं ऐसी? 5 चीज़ें। पहला तो मैं इनहेरिटेंस, दूसरा RFC अकाउंट, तीसरा LRS, चौथा होता है कि मैं जॉइंटली ले लूँ किसी रिलेटिव के साथ जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, या फिर पांचवा कि मैं ले लूँ उसे एसेट से अदर देन ODI एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब अपन आ गए एन इंडियन एंटिटी हैविंग एन ओवरसीज ऑफिस। अगर किसी एंटिटी का ओवरसीज ऑफिस है तो वो एक्वायर कर सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर द बिजनेस एंड रेसिडेंशियल पर्पसेस ऑफ इट्स स्टाफ एज पर द डायरेक्शन। RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी, RBI के जो भी डायरेक्शन होंगे टाइम टू टाइम उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज़ एक्वायर्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया in accordance with foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition में, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है और उसने एक्वायर किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इन अकॉर्डेंस विद फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सच एक्विजिशन, ठीक। in accordance with foreign exchange provision in force at the time of such acquisition, transfer of such property बाय वे ऑफ गिफ्ट। वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है? वो ट्रांसफ़र कैसे करता है? यहाँ तो वो ले रहा था, वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है? वे ऑफ गिफ्ट से कर सकता है। गिफ्ट किसे दे सकता है? रेसिडेंट इन इंडिया को दे सकता है, ठीक, या फिर और बाय वे ऑफ सेल भी कर सकता है। हु इज़ एलिजिबल टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी अंडर दीज रूल्स और बाय वे ऑफ सेल, ठीक। गिफ्ट से भी दे सकता है, सेल से भी कर सकता है, क्रिएट अ चार्ज भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर रूल्स के हिसाब से, ठीक। उसके बाद द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर ऑफ इन एनी मैनर शेल बी परमिटेड इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज नॉट परमिटेड। मतलब अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही प्रॉपर्टी का गलत से हुआ है तो फिर उसको होल्ड करना या फिर ट्रांसफ़र करना भी परमिट नहीं होगा, ठीक।
यहाँ तक अपन ने देख लिया है ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद अपन देखने वाले हैं जो शेड्यूल्स आने वाले थे ना, जो हमने छोड़ दिए थे यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, और इसके बाद ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा।